व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग है। एक तो मौसम काफी अच्छा है और दूसरा दिल्ली में आज सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री मार्च होने वाला है, क्योंकि आज ही पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और इसी कॉन्टेक्स्ट में टुडे the CJP people are going to head towards the parliament. Let's see how this thing happens. बट इस समय आपको पता है कि सोनम वांगचुक जी को हॉस्पिटल ले गया गया है। अब इसके ऊपर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है दैट वेदर वांगचुक्स राइट टू प्रोटेस्ट अंडर आर्टिकल 19 is less important than states duty to preserve the life of its citizens. So now that is a constitutional question. Delhi High Court ने अभी तक इसके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट ऑर्डर नहीं दिया है जिसके थ्रू वांगचुक को रिलीफ मिल सके, बट अभी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट चल रहा है, सो इट वुड बी इनकरेक्ट फॉर मी टू मेक प्रेडिक्शंस और ट्राई टू tell anything about the judgment at this particular stage when this is being contested in the Honorable Delhi High Court. But आज की इस पर्टिकुलर सेशन में वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉप 10 रिफॉर्म्स जो गीतांजलि एंगमो द स्पाउस ऑफ सोनम वांगचुक जी ने लिखा है। और इस एडिटोरियल को अगर आप पढ़ेंगे जिसमें गीतांजलि ने टॉप 10 रिफॉर्म्स की बात किया है दैट वाई इंडिया के अगर विकसित भारत बनने का सपना है देन उसके लिए हमें एक विकसित एजुकेशन सिस्टम चाहिए और उस विकसित एजुकेशन सिस्टम के लिए नीट का रीटेस्ट इज नॉट द सॉल्यूशन, राइट। आपने रीटेस्ट करवा लिया, लेट्स से वो सक्सेसफुल भी रहा, बट दैट्स नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड। द रिक्वायरमेंट इज कि भारत में एजुकेशन में 10 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगर नहीं होगा तो ये पूरा सिस्टम जो है आप इसको प्लास्टर करके ठीक कर सकते हो, बट अगर दीवार में अंदर से कोई प्रॉब्लम है तो वो एनीवेज फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। एंड दैट इज वाई ये 10 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में गीतांजलि एंगमो ने बात किया है। And when I was reading these 10 reforms, I really felt very impressive as a teacher. I know the importance of education, and I also know what problem our education system is facing today. I'm not a CJP fan, or I'm not going to that protest. Okay, fine. I'm not telling this particular news on behalf of a particular person or a particular political party, so-called CJP, but I just want to genuinely focus on these 10 reforms, right? इसलिए मैंने thumbnail में डाला भी है, if you you can love either Wangchuk or hate Wangchuk, but you cannot ignore his 10 reforms which has been expressed by his spouse गीतांजलि एंगमो। तो ये 10 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या हैं इसके बारे में बात करते हैं विदाउट गोइंग इनटू द डिबेट कि ये सीजेपी सही कर रही है, गलत कर रही है, सपोर्टर हैं कि उसको हेटर हैं, उसको आप भूल जाएं। आप इसको विदाउट एनी बायसनेस ये 10 रिफॉर्म्स के बारे में फोकस करें और फिर बताइएगा कि आपको इन 10 रिफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म क्या लगता है, या आपके पास कोई और इनोवेटिव रिफॉर्म है जिससे आप एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर सके। बिकॉज आप सभी ग्रेजुएट हो चुके होंगे या ग्रेजुएट में भी होंगे, यू माइट बी इन योर कॉलेजेस, सो आपको भी पता है इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के साथ आज क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं सबसे पहले रिफॉर्म की बात करूं जो सोनम वांगचुक के बिहाफ पे गीतांजलि एंगमो ने रखने का काम किया है, इज दैट इस पूरे सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन को रिफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए, आज एग्जाम का मतलब होता है कौन कितना मेमोरी है, किसके पास कितनी मेमोरी है, कौन चीजों को ज्यादा से ज्यादा याद कर सकता है, कौन ये याद रख सकता है कि भारत में मुगल एम्पायर के समय कौन सा रूलर कब भारत को इन्वेड किया था। तो जब तक ये एग्जामिनेशन सिस्टम मेमोरी को रिवॉर्ड करेगी, मतलब आपके यादाश्त को रिवॉर्ड करेगी, तब तक भारत कभी बन ही नहीं सकता है। रादर एग्जामिनेशन के थ्रू हमें लोगों के सोच को रिवॉर्ड करना है, हाउ द पीपल थिंक, नॉट हाउ मच पीपल हैव मेमोराइज्ड। देन ओनली वी कैन कल्टिवेट थिंकर्स। तभी मैं ऐसे लोगों को प्रोड्यूस कर सकता है, एजुकेशन सिस्टम एग्जामिनेशन ऐसे लोगों को प्रोड्यूस कर सकता है हु डज नॉट ओनली हैव नॉलेज बट ही नोज द राइट एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज।
इसीलिए चाहे कोई भी एग्जाम हो, जेईई हो, नीट हो, सीयूईटी हो या यूपीएससी है, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी के ऊपर, एथिकल जजमेंट के ऊपर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट हाउ दिस इंफॉर्मेशन, द नॉलेज विच यू आर हैविंग कैन रियली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल से बताता हूं, इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के ये 2 क्वेश्चन मैंने यहां पे डाल रखे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कौन कौन से शिप्स इंडियन ओशियन आते हैं, राइट? क्या ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कौन कौन से शिप्स किन किन कंट्रीज से भारत आते हैं? ऑब्वियसली ये इंफॉर्मेशन हमें जानना चाहिए, बट क्या ये इंफॉर्मेशन अगर आप नहीं जानते हो तो कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया? क्या ये इंफॉर्मेशन आज चैट जीपीटी के दौर में, जहां पे नॉलेज इज फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पहले तो सर्च करना पड़ता था हम लोग जब पढ़ते थे, आज का जनरेशन तो सिंपल चैट जीपीटी जाएगा, उसको सब चीज मिल जाएगा। हमारे जमाने में विकीपीडिया हुआ करता था, उसमें कितनी कश्मोकशत करनी पड़ती थी। ये देखिए, एक्स बॉर्न इन यूके, एक पर्सन एक्स है जिसको नोबेल प्राइज मिला है, ये यूके में बॉर्न किया है, ये इस समय प्रोफेसर है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। ये पर्सन एक्स कौन है? मतलब बताइए, ऐसा क्वेश्चन, ये क्या, ये सिंपल मेमोरी है? जिसको याद होगा कि वो पर्सन कौन है जिसको नोबेल प्राइज मिला है, जो यूके में बॉर्न हुआ है, तो ये तो वो बन जाएगा। आपने क्यों नहीं क्वेश्चन पूछा कि वो नोबेल प्राइज किस कॉन्सेप्ट के लिए मिला था, उस कॉन्सेप्ट से कैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं? ये समझिए यूपीएससी का क्वेश्चन है। अगर आप डाउन द लाइन जाएंगे एसएससी या कोई और एग्जाम का, तो आप देख सकते हैं हालत कितनी बद से बदतर हो चुकी है। दैट ये पूछा जाता है कि साइना नेहवाल को सचिन तेंदुलकर ने कौन सी गाड़ी गिफ्ट की थी, राइट? आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो नाउ these questions are ridiculous. That's why the first reform is that we have to change how our examinations are conducted. We should focus not on memory but on concepts. We should not focus only on knowledge but how you're going to apply that knowledge to solve the problems in the world, right? We don't only have to go with rote learning, we have to go with creativity, analytical reasoning. तभी आप एजुकेशन या एग्जामिनेशन सिस्टम के थ्रू यू कैन कल्टिवेट, मेक थिंकर्स। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप वेयर यू विल गेट फ्रीक्वेंटली अपडेट्स ओनली रिलेटेड टू करंट अफेयर्स फॉर एनी एग्जाम विच यू आर प्रिपेयरिंग। साथ ही साथ अनअकैडमी आईएएस का इस समय एक एक लिमिटेड ऑफर चल रहा है, जहां पर वी आर ऑफरिंग यू 18 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको उसमें 6 मंथ फ्री मिलेगा, और ये भी at a very very low price of 29,999। सिमिलरली अगर आप 30 मंथ्स का लेते हैं तो आपको इसमें भी 6 मंथ्स का फ्री मिलेगा। इसके ऊपर इफ यू अप्लाई माय कोड SUJ50 तो आपको फर्दर सब्सक्रिप्शन ऑफर भी मिल सकता है। सो लेट्स मूव ऑन। सेकंड रिफॉर्म जो गीतांजलि एंगमो आर्ग्यू करती है, दैट ये कोचिंग कल्चर को डिसमेंटल करना चाहिए। सी, आई एम अ टीचर एट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट बट दैट डज नॉट मीन आई एम कंप्लीटली इन सपोर्ट। सी देखिए, कोचिंग का काम क्या है? कोचिंग का काम है बच्चों को सप्लीमेंट करना नॉलेज, कि अगर नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमी हो जाती है कहीं कहीं पे, या किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है, जैसे मान लो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपके पास 10 सब्जेक्ट्स हैं, आपको 10 सब्जेक्ट में 8 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आ गया, बट 2 सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए आप किसी प्राइवेट ट्यूटर या प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट या ऐसे चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सही बात है। So coaching can only supplement, but now what has become कि coaching has become parallel, coaching has become alternate। आज बच्चे ग्रेजुएशन इसलिए कर रहे हैं कि बस डिग्री मिल जाए, और ग्रेजुएशन के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से कोचिंग पे रिलाई कर रहे हैं। So coaching cannot become alternate to the traditional teaching. Coaching can only supplement the traditional teaching in those areas where the students are facing problem. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यूपीएससी में भी आप हो सकता है, लेट्स से यू आर अ हिस्ट्री स्टूडेंट, राइट? तो आपको बाकी चीजों के बारे में पढ़ना है, तो ऑब्वियसली आप इकोनॉमी तो नहीं पढ़े होंगे, तो इकोनॉमी पढ़ने के लिए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। बट प्रॉब्लम एट दिस पर्टिकुलर स्टेज कि कोई ग्रेजुएशन का जो रेलेवेंस है वो बचा ही नहीं है। इट्स ओनली अबाउट गेटिंग अ डिग्री। सो दैट्स वाई कोचिंग कल्चर जिस तरीके से एक स्ट्रक्चरली पूरे सिस्टम को इन्फेक्ट कर चुका है, दैट हैज टू बी कट डाउन, right? Coaching culture, coaching system is required. No doubt every country has some kind of coaching system, but the way it has been in India, that has really become problem, because इस coaching system में आपको बस वही repetitive चीज का knowledge दिया जाता है। It's not about reflection, it's not about
पर्सनालिटी बिल्डिंग, जो कोचिंग में नहीं हो सकता है, ये एक नॉर्मल ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में ही हो सकता है. Don't forget that the successful person are not made in coaching institutes, they are made in their 4 year or 3 year of graduation. वहां पे रियल पर्सनालिटी बिल्डिंग बनता है. इसीलिए कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंस कम करना पड़ेगा, खत्म करने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है. थर्ड, जिस तरीके से आईएएस आईपीएस और इन सभी चीजों के ऊपर एक एक्सेसिव ऑब्सेशन है, इंडिया एट दिस स्टेज नीड्स ऑल इंडिया एजुकेशन टीचर्स. और दैट्स व्हाई गीतांजलि यांगमो हैज रिकमेंडेड एक नेशनल टीचर एक्सेलेंस मिशन होना चाहिए, जिसका एक ही काम है टीचिंग को एक रिस्पेक्टेड जॉब बनाना थ्रू रिगरस प्रिपरेशन, थ्रू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मेंटरिंग, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड लीडरशिप ट्रेनिंग. We need to create world's best class teacher, then only we can become the world's biggest economy. जिस तरीके का मॉडल फिनलैंड, साउथ कोरिया, सिंगापुर, जापान ने यूज किया है. इसलिए नेशनल टीचर एक्सेलेंस मिशन शुड बी देयर, जो होलिस्टिकली पूरे इस टीचर को उनकी जो भी चीजें हैं उसको ठीक करने के लिए इस पर्टिकुलर चीज को यूज किया जा सके. फोर्थ, फिल द वैकेंसी. इनफैक्ट इसके ऊपर तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं 1 month बिफोर, कि कैसे आरटीआई के डेटा में ये पता चला था कि इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे आईआईटी हो जाए, एम्स हो जाए, आईआईएम्स हो जाए, उन सभी में 3 सीट्स अगर टीचर्स के हैं, एक टीचर की सीट खाली है, वेकेंट है. नाउ सी, दिस इज द प्रॉब्लम विच वी आर हैविंग, नो वन इज टॉकिंग अबाउट, राइट? कि आज एक बच्चा, मान लो नीट का एग्जाम आपने रीटेस्ट करवा के उसको ज्वाइन, मान लो आपने रीटेस्ट करवा दिया, ठीक बात है, रीटेस्ट मान लेते हैं सक्सेसफुल हुआ, कोई भी लीक नहीं हुआ था. क्या गारंटी कि जब वो बच्चा इतना मेहनत करके जेई या नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करके आईआईटी या किसी मेडिकल कॉलेज में जाएगा, तो वहां पे उसको रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्वायर्ड सपोर्ट मिलेगा? आपने देखा कैसे इसरो से 100 साइंटिस्ट्स ने छोड़ दिया. अभी आप जाके रिपोर्ट देखेंगे तो एम्स के जो भी टॉप डॉक्टर्स हैं वो छोड़ दे रहे हैं एज अ फैकल्टी इन एम्स. व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज आज तो फ्रीबी का कल्चर है. आज तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो केवल आप में हाँ मिलाए. यू डोंट वांट पीपल इन एकेडमिक्स हु कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट, बिकॉज क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड एज समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग, राइट? इंडिया से अगेन ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है. द टॉप टीचर्स आर लीविंग इंडिया, दे आर मूविंग अब्रॉड, बिकॉज उनको यहाँ पे सैलरी नहीं मिलता है, रिस्पेक्ट नहीं मिलता है. यहाँ पे रिस्पेक्ट इज ओनली अबाउट बीइंग इन गवर्नमेंट. सो दैट इज व्हाई वी नीड टू फिल द वैकेंसी. और वो वैकेंसी केवल आईटी आईएम लेवल पे नहीं है, आंगनबाड़ी से प्राइमरी स्कूल्स में भी काफी ज्यादा है. एंड हेंस एवरी वेकेंट टीचिंग पोजिशन represents thousands of lost learning opportunities. Just reconnect education with society. Education is not only about getting a job, it is about building a citizenship. राइट? एक एजुकेशन का मतलब होता है कि बच्चे को पढ़ाई मिले, लेकिन साथ साथ उसको ये समझ में आए कि इंडिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कितना है. उसको ये भी समझ में आए कि अभी भी वुमेन को पैट्रियार्की के थ्रू कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. उसको ये भी समझ में आए हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज फॉर रूरल डेवलपमेंट. आज आप देखते हो कि एक से एक डॉक्टर जो है वो सब्सिडी पे सरकारी कॉलेजेस में पढ़ता है और फिर वो अमेरिका चला जाता है. आईआईटीज में इतने बच्चे कम दाम में बेस्ट एजुकेशन लेते हैं और आईआईटी से पास करके वो चले जाते हैं यूएस काम करने और वहीं सेटल हो जाते हैं. नो, दिस इज द प्रॉब्लम. सो दैट्स व्हाई एजुकेशन शुड ट्राई टू awaken their consciousness that you have a duty towards this country. And that is what citizenship matters. Citizenship does not matter, I belong to India. I have a duty towards India. Right? और इसीलिए एजुकेशन को सोसाइटी के साथ रिकनेक्ट करने की जरूरत है. गवर्नमेंट स्कूल जो बैकबोन है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को, उसको ठीक करने की बात गीतांजलि यांगमो ने कहा कि एज 13 तक जो भी बच्चे हैं उन सभी को इररिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स इनकम, ज्योग्राफी, एक क्वालिटेटिव एजुकेशन मिलना चाहिए. ये तभी हो सकता है जब इंडिया के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पॉलिटिशियंस, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ें. जब तक ये रहेगा कि मिनिस्टर का बेटा या बेटी जाकर अमेरिका में पढ़ेगा,
राइट? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, तब तक पब्लिक एजुकेशन के ऊपर कोई फोकस नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन इन इंडिया कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका पब्लिक एजुकेशन में एक पर्सनल स्टेक लाना पड़ेगा। पर्सनल स्टेक का मतलब कि अगर डीएम के बच्चे अगर उसी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े या जो भी एम्प्लॉयज हैं, जब तक इनका स्टेक नहीं होगा तब तक ये लोग ठीक नहीं करेंगे। इसीलिए एक बोल्ड रिफॉर्म हमें लाना पड़ेगा। आज विकसित भारत के लिए जीएसटी वीएसटी सब बढ़िया चीज है, लेकिन एजुकेशन में भी ऐसा ही, जैसे डीमोनेटाइजेशन था ना, आप उसको अगेन क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट इट वाज अगेन अ स्टेप टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। इट रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करेज, it was visionary, although its implementation faced a lot of problem, but that kind of boldness which we need to fix this, messed up government education school system. Trust educational institutions with academic freedom. आज आपने देखा कि वीबीएसए करके जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल जो लाया जा रहा है, उससे आईटीज आईएम्स के फ्रीडम के ऊपर खतरा है। अभी एम्स के एक डॉक्टर ने, टॉप डॉक्टर, एचओडी, उन्होंने लीव कर दिया एम्स को। क्यों? बिकॉज उनसे एक जूनियर डॉक्टर को प्रमोट किया जा रहा था। सो एकेडमिक फ्रीडम देना पड़ेगा, वो चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो चाहे प्रमोशन का फ्रीडम है। जब तक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इन एकेडमिक इंस्टीट्यूट में रहेगा, तब तक ये लोग डिलीवर नहीं कर सकते हैं। हार्वर्ड जैसे कॉलेजेस जो वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेजेस हैं, कोलंबिया, दे एंजॉय एब्सोल्यूट फ्रीडम। दैट्स व्हाट वी आर लैकिंग इन इंडिया, राइट? आप देख सकते हैं इसरो में, मैंने पहले ही बात किया, 100 साइंटिस्ट ने क्विट कर दिया। व्हाट इज मेजर्ड इम्प्रूव्स। आप कैसे मेजर करते हैं? तो इंडिया में जितने भी स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उन सभी को लर्निंग आउटकम, टीचर वैकेंसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंटलिटी एंड वेलबींग, इसके पैरामीटर के बेस पे आपको जज करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, और उसका जो भी नतीजा है वो रियल टाइम बेसिस पे जनता को बताना पड़ेगा, सो दैट देयर इज अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बिटवीन द स्कूल्स एंड द यूनिवर्सिटीज। आज सबसे बड़ा गैप है कि अगर मान लो आपको बच्चे को स्कूल में डालना है, कौन स्कूल कैसा कर रहा है इसके बारे में कैसे आपको पता चलेगा? यू डोंट हैव द राइट इंफॉर्मेशन। इसी को इंफॉर्मेशन गैप कहते हैं, जो आज स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में है, राइट? यूनिवर्सिटीज का रैंकिंग आता है एनआईआरएफ के द्वारा, बट दैट रैंकिंग ऑल्सो नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू क्रिएट competition among the schools and universities. We need to ensure transparency so that the parents or the student can take a informed decision. और तभी इन स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज मजबूरन अपने आप को रिफॉर्म करेंगे। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कब से ये रिकमेंडेशन है कि हमें एजुकेशन के ऊपर 6% ऑफ जीडीपी एटलीस्ट खर्च करना पड़ेगा, और रिसर्च फंडिंग जिसपे हमारा मात्र 0.56% ऑफ जीडीपी खर्च होता है आरएनडी के ऊपर, इसको 2% ऑफ जीडीपी पे लेना पड़ेगा। केवल बड़ी बड़ी बातें से विकसित भारत बनने से नहीं होगा, उसके लिए हमें सिस्टमैटिक तरीके से एजुकेशन के ऊपर अपने बजट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करना पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि ये सभी रिफॉर्म्स देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ला सकती है। आज एक पॉलिटिकल पार्टी ए आएगी, उसकी प्रायोरिटीज कुछ और होगी, फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, उसकी प्रायोरिटी कुछ और होगी। आज की पॉलिटिकल पार्टी का प्रायोरिटी है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इनकी हो सकती है 2 लैंग्वेज। तो एजुकेशन पॉलिटिशियंस के बेसिस पे नहीं चल सकता है कि आज एक पॉलिटिकल पार्टी आई, वो अपना आइडियोलॉजी, वो अपनी प्रायोरिटीज को इंपोज कर रही है, फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आई, वो अपने चीजों को इंपोज कर रही है। नो, वी नीड टू रिमूव दिस एजुकेशन रिफॉर्म फ्रॉम पॉलिटिकल साइकिल्स। एजुकेशन रिफॉर्म को पॉलिटिकल साइकिल से हटाना पड़ेगा, विच मीन्स इररिस्पेक्टिव कौन सी पार्टी है, डज नॉट मैटर। इंडिया का ये रहा एजुकेशन रोड मैप, इसको इंप्लीमेंट करना है। सरकार आएंगी जाएंगी, एजुकेशन रिफॉर्म नहीं रुकना चाहिए। तो 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए हमें एक एजुकेशन प्लान रेडी करना पड़ेगा, सारे पार्टीज मिलके करें, और फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें एक नेशनल एजुकेशन रिफॉर्म कमीशन, जिसके पास पूरी तरीके से फ्रीडम रहेगी। इट विल ओनली बी अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, नॉट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। वो चाहे किसी भी गवर्नमेंट हो, उस गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराएगी, और ये इस पूरे रिफॉर्म को एग्जीक्यूट करेगी टिल 2047। ये आप यूपीएससी को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे दें, राइट? सो एजुकेशन रिफॉर्म को इलेक्टोरल साइकिल से हमें रिमूव करना पड़ेगा। एंड फाइनली गीतांजलि यांगमो जी का ये कहना है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रिफॉर्म, धर्मेंद्र प्रधान जी का रिफॉर्म के लिए ये लिमिटेड नहीं है। रादर ये पूरा जो लड़ाई है, ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, इट इज टूवर्ड्स हाउ वी कैन मेक एजुकेशन सिस्टम
वर्दी ऑफ एनी चिल्ड्रन। इसलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट फाइट नहीं है। इट इज़ टू मेक फाउंडेशंस जिसके ऊपर भारत की नेशनल एस्पिरेशंस जो है वो लाई डाउन कर सकती है। आपको क्या लगता है इस पूरे 10 रिफॉर्म्स के बारे में? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।